समस्या वहां आती है जब कोई माँ स्तनपान कराना चाहती है लेकिन वो करा नहीं पा रही। कई बार जो निपिल जो होता है वो छोटा होने के नाते बच्चा उसको ठीक से होल्ड नहीं कर पाता। बच्चा जब निपिल को होल्ड नहीं करेगा तो पीता नहीं, छोड़ देता है, उसको जबरदस्ती आप नहीं लगा सकते। कई बार निपिल इन्वर्टेड होता है जो बाहर के बजाय अंदर की तरफ फंसा हुआ होता है। देखिए, नवजात शिशु में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती हैं बच्चों को, जो इन्फेक्शन की बीमारियां, उसमें निमोनिया और डायरिया। तमाम माताएं स्तनपान कराने से इसलिए भी परहेज करती हैं कि उनको लगता है कि वो उनका फिगर खराब होगा। नमस्ते, मेरा नाम देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन द वे। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैं भी अपने बच्चों को लेकर के डॉक्टर साहब का पेशेंट काफ़ी लंबे समय से हूँ। मेरे सामने की बात है, बहुत बार डॉक्टर साहब कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनकी सर न फीस लेते हैं न दवा का पैसा लेते हैं, उनको ऐसे ही उनका इलाज कर देते हैं। तो मेरे मायने में आप एक तरह से गरीबों के मसीहा हैं, जमीनी स्तर के डॉक्टर हैं, और न किसी तरह का लांग लपेट, न किसी को बरगलाना, साफ और एक खुले मन से राय देना कि आपकी समस्या क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. पांडे सर। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये सप्ताह भी चल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी स्तनपान सप्ताह चल रहा है। नवजात शिशुओं को किस तरह से स्तनपान कराएं, क्यों जरूरी है, क्या क्या सावधानियां उसमें होनी चाहिए, उसको लेकर के हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से नवजात शिशुओं को स्तनपान कराना चाहिए। सर, सबसे पहला सवाल है, स्तनपान को लेकर के क्या क्या समस्याएं होती हैं? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले यानी पहले घंटे के अंदर जी स्तनपान कराया जाना चाहिए जी। और सबसे पहला दूध जो माँ का है वो बच्चे को 1 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए जी। अब लोगों को ये लगता है कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, पहला बच्चा है अगर, तो और ज़्यादा चिंता होती है कि अभी दूध कहाँ से मिलेगा। तो स्तनपान कराना ये महत्वपूर्ण है, यानी माँ के स्तन पे बच्चे को लगाना। बच्चा स्तनपान करेगा, कितना दूध बच्चे को मिलेगा ये माने नहीं रखता जी। यानी स्तनपान की शुरुआत पहले घंटे में हो जानी चाहिए, और अच्छा ये है कि जन्म के साथ ही स्तनपान की शुरुआत हो जानी चाहिए। जन्म के साथ तत्काल आप, जैसे बच्चा बाहर आया उसको सीधे माँ के स्तन पे लगा दिया गया जी, ये असली बात है, अच्छी बात। अगर इसमें थोड़ा विलम्ब हो जा रहा है तो आधे घंटे के अंदर, नहीं तो 1 घंटे के अंदर तो हर हाल में बच्चे को माँ के स्तन पे लगा देना चाहिए। स्तनपान ऐसी व्यवस्था है कि जब बच्चा स्तनपान शुरू करता है उसके बाद ही दूध का बनना शुरू होता है, उसके बाद ही दूध उतरना शुरू होता है। तो दूध हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कब उतरेगा, इन सारी कंफ्यूजन से हट के हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे को सीधे माँ के स्तन पे लगाया जाए और बच्चा केवल स्तनपान करे। और स्तनपान की शुरुआत में अगर विलंब होता है तो वो आगे चल के बच्चे को माँ का दूध मिलने में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं। ये न हो, इसी के लिए स्तनपान सप्ताह हर वर्ष हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह में मनाते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है। शहर के सारे बच्चों के डॉक्टर खास तौर से अपने अस्पतालों में आयोजन करते हैं और आने वाली सभी माताओं को इसकी चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके से स्तनपान को सुधार सकें। बहुत जरूरी है जी। और सर, स्तनपान की जागरूकता क्यों जरूरी है? जागरूकता इसलिए जरूरी है कि कई बार आज के दौर में लोग ये कह देते हैं, महिलाएं कह देती हैं कि हमको दूध नहीं हो रहा है इसलिए हम ऊपर का दूध देते हैं और फला को दूध नहीं हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम स्तनधारी प्राणियों में से एक हैं, तो दूध न होना तो ये बड़ी अजीब बात हो गई। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हम स्तनधारी लोग हैं, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और स्तनपान होता है। तो ऐसी कोई माँ इस धरती पर नहीं है जिसको दूध न होता हो। अब कोई वजह होगी कि वो दूध नहीं पिला पा रही, यानी स्तनपान फेल हो रहा है। तो स्तनपान फेल्योर क्यों हो रहा है, यह एक समस्या है। अब जब आप ये जानेंगे कि नहीं स्तनपान हो सकता है, हम जागरूक करेंगे तो आप उसके समाधान की तरफ बढ़ेंगे। और जब लोग समाधान खोजते हैं तो समाधान मिलता है। हमने अपनी क्लिनिक में ऐसी माताओं को स्तनपान कराया है जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, यानी गोद लेके वो बच्चे को आए, उन्होंने कभी गर्भ भी धारण नहीं किया। ऐसे बच्चे को लेके आई और उन्होंने
हमारी काउंसलिंग से मोटिवेट होकर स्तनपान कराना शुरू किया और बच्चों ने बहुत समय तक स्तनपान किया, उनको दूध भी हुआ, बच्चों ने दूध भी पिया। ऐसी एक नहीं, कई उदाहरण मेरे अपने हैं। तो स्तनपान के लिए जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं और स्तनपान की प्रॉपर काउंसलिंग लेते हैं, आप सीखते हैं या जो उससे संबंधित समस्याएं हैं उससे निवारण पाते हैं, तो आपको लगता है कि स्तनपान की जो व्यवस्था है, जो विधा है, ये वाकई चमत्कारिक विधा है। और ये तो बड़ी बात हो गई कि जिन माँ ने बच्चों को पैदा नहीं किया वो भी दूध पिला रहे हैं, बिल्कुल पिला रही हैं और पिला सकती हैं जी। तो ये कोई असंभव सी बात नहीं है, ये बिल्कुल संभव सी बात है। तो कुल मिला के स्तनपान ऐसी चीज है कि स्तनपान कराने से ही दूध बनता भी है और दूध उतरता भी है। तो इसलिए स्तनपान बहुत जरूरी है और इसकी जागरूकता इसलिए जरूरी है कि स्तनपान के अभाव में बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो स्तनपान के अभाव में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे हम ये कह दें कि कोई बच्चा, दो ग्रुप ले ले बच्चों का, तो एक ग्रुप उन बच्चों का जो स्तनपान करते हैं जी, और एक ग्रुप उन बच्चों का ले लें जो स्तनपान नहीं करते हैं। तो जो स्तनपान नहीं करते हैं उन बच्चों में निमोनिया और डायरिया की बीमारी 25 गुना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अच्छा, 25 गुना ज़्यादा संभावना रहती है निमोनिया और डायरिया की बीमारी होने की उन बच्चों में जो स्तनपान नहीं करते हैं, और जो स्तनपान करते हैं वो इन बीमारियों से बच जाते हैं। तो जहां हम पहले वर्ष में बच्चों की मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण निमोनिया और डायरिया होता है, तो ऐसे में हम निमोनिया और डायरिया को 25 गुना कम कर पाएंगे, 25वां हिस्सा मात्र रह जाएगा, तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। तो इसलिए स्तनपान जरूरी है। दूसरा यह है कि स्तनपान जो है वो बच्चों का संतुलित आहार है, पूर्ण आहार है। 6 महीने तक के बच्चे को माँ के दूध के अलावा एक बूंद जल भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। तो जब बच्चा पूर्ण स्तनपान करेगा, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, तो फिर वो तमाम बीमारियों से मुक्त रहेगा और स्वस्थ रहेगा, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर रहेगा। सर, अगर नवजात शिशु जैसे पैदा हुआ और 1-8 महीने तक माँ ने उसको दूध पिलाया, उसके बाद उन्होंने दूध पिलाना बंद कर दिया और बाहर से दूध, पाउडर का दूध या फिर गाय भैंस का दूध उन्होंने शुरू कर दिया, तो ऐसे में क्या माँ और बच्चों दोनों को खतरा, किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की संभावना है? देखिए, स्तनपान के फायदे जो हैं वो दोनों को होते हैं जी। बच्चे का अपना फायदा है कि उसको संपूर्ण आहार मिलता है और शुद्ध आहार मिलता है जी। इन्फेक्शन से वो मुक्त रहता है बच्चा, तो बच्चा स्वस्थ रहता है, ये बच्चे का फायदा है। स्तनपान से माँ का भी फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि स्तनपान जितना ही माँ कराएगी उतना ही उसको ज्यादा दूध होगा, तो दूध की कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा कई सारे ऐसे कैंसर हैं जो स्तनपान कराने वाली माताओं को कम होते हैं। अच्छा, चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा, जो हम दो बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरीके बताए जाते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बताती हैं माताओं को कि पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बीच में इतना अंतराल होना चाहिए। तो जो बढ़िया स्तनपान कराती हैं वो नेचुरली उनका अगला जो बच्चा होगा वो देर से होगा, यानी ये गैप क्रिएट करने के लिए ये नेचुरल बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, बहुत बड़ा बेनिफिट। इसके अलावा जो है स्तनपान कराने से जो उनका बॉडी वेट है वो उसको रिड्यूस कर सकती है, यानी उनकी जो फिजिकल फिजिक है वो अच्छी हो सकती है। इसको लेके एक बड़ी अजीब धारणा है कि तमाम माताएं स्तनपान कराने से इसलिए भी परहेज करती हैं कि उनको लगता है कि वो उनका फिगर खराब होगा। अच्छा। लेकिन वास्तव में उनका फिगर बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर वो प्रॉपर स्तनपान कराएं। तो कुल मिला के ये जितना बच्चे के लिए फायदेमंद है, माँ के लिए भी उतना उससे ज्यादा कहीं माँ के लिए फायदेमंद। सर, लैक्टेशन फेल्योर क्या है और इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं? लैक्टेशन फेल्योर का मतलब हुआ कि माँ को दूध उतरना, या तो उतरा नहीं, दूध बना नहीं, या वो कह रही है कि पहले तो दूध होता था अब दूध नहीं हो रहा है, और वो अपने को अक्षम बता रही है कि अब हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं क्योंकि दूध ही नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग लैक्टेशन फेल्योर जी। लैक्टेशन फेल्योर का जो कारण है, अगर पहले वो पिलाती थी और अब नहीं पिला रही है, तो इसका मतलब है कि वो स्तनपान ठीक से नहीं करा रही, इसमें उनकी कमी है। क्योंकि स्तनपान अगर वो कराएंगी तो वो कभी फेल्योर का चांसेस नहीं है जी। समस्या वहां आती है जब कोई माँ स्तनपान कराना चाहती है लेकिन वो करा नहीं पा रही, उस जगह पे हमारे हस्तक्षेप की जरूरत होती है कि हम ये मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में वजह क्या है कि एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही है। कई बार ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं करती है, कई बार वो प्रयास करती है लेकिन फिर भी वो सफल नहीं होती। इसमें 2-3 कारण होते हैं।
कई बार जो निपिल जो होता है वो छोटा होने के नाते बच्चा उसको ठीक से होल्ड नहीं कर पाता। बच्चा जब निपिल को होल्ड नहीं करेगा तो पीता नहीं, छोड़ देता है, उसको जबरदस्ती आप नहीं लगा सकते। कई बार निपिल इन्वर्टेड होता है, जो बाहर के बजाय अंदर की तरफ फंसा हुआ होता है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हैं उनकी वजह से बच्चा दूध नहीं पी पाता है। ऐसे में माँ को भी बहुत धैर्य की जरूरत होती है, और एक चिकित्सक के तौर पे, एक काउंसलर के तौर पे डॉक्टर की भी बड़ी भूमिका होती है कि बार बार काउंसलिंग की जाए कि नहीं आप लगे रहेंगे तो होगा। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिरिंजिंग टेक्निक होती है और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से हम बार बार प्रयास करके निपिल को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिलती है। उसके बाद वो शुरू हो जाता है स्तनपान। माँ के मनोबल को बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माँ का कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता, और घरों में जो माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने तो अपने कई बच्चों को दूध पिलाया है, लेकिन वो अपने घर की बहू और बेटियों का मनोबल उतना नहीं बढ़ा पाती है जितना होना चाहिए, बल्कि वो कई बार उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। यानी एक दूध पिलाने वाली माँ का मनोबल बढ़ाना चाहिए, मानसिक रूप से मजबूत उनको ये कहना चाहिए हाँ आप बढ़िया पिला रही हो, थोड़ा सा ऐसे कर दो और अच्छी बात है, आप बढ़िया पिला रही हो। बजाय इसके वो ये कहते हैं अरे तुमको तो आता ही नहीं है, तुम तो ये भी नहीं कर पा रही हो। तो उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो उनको उत्साहवर्धन उनका करना चाहिए। और जो बच्चे का लैक्टेशन फेल्योर है उसकी सही डायग्नोसिस हम लोग कर लेते हैं, और जैसी उसकी समस्या होती है उसके हिसाब से समाधान करते हैं। सर जैसा कि आपने लैक्टेशन फेल्योर के बारे में बताया, जो एबनॉर्मेलिटी है जैसे निपल का धसा होना या छोटा होना, तो ऐसी समस्या आ जाने पे आप क्या कराते हैं? ऐसे में तो हमने बताया कि हम सिरिंजिंग टेक्निक या बल्ब के प्रयोग से एक्सरसाइज कुछ बताते हैं, उससे करते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है फिर भी माँ नहीं पिला पा रही है दूध उसको, जो माताएं जिनमें ऐसी कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है वो भी कई बार दूध पिलाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाती हैं, उन माताओं में हम प्रॉपर पोजीशनिंग बताते हैं कि कैसे स्तनपान कराना है, उसमें बच्चे को कैसे लगाना है, बच्चा कब उसको निपिल में पकड़ रहा है, पकड़ाएं, सही पकड़ है कि नहीं उसको बताते हैं मदर को, उसको कैसे सही पकड़ाएं। तो इस तरह से हम उनको सही तरीका सिखाते हैं, और एक बार सही तरीका सिखा देने के बाद स्तनपान शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काउंसलिंग का पार्ट है। इसमें जब हमारे साथ माँ बच्चे के साथ होते हैं, हम 1-to-1 प्रॉब्लम को पाते हैं और बच्चे को, मदर को बताते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम ठीक हो जाता है, वो स्तनपान शुरू हो जाता है। और आपको बता दूं जिसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है उसमें तो 100% स्तनपान शुरू हो जाता है, होना ही होना है। जी मानसिक रूप से उनको मजबूत करने का। जी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसमें भी हम आधे से ज्यादा में स्तनपान कराने में सफल हो जाते हैं, और जिसने बच्चा नहीं पैदा किया है हम उसको भी स्तनपान कराने में सफल हो जाते हैं। और ये बड़ा ही हम लोगों के लिए एक वरदान है, ये तो एक तरह से सुखद अनुभव होता है कि जब हम किसी माँ को स्तनपान कराने में सफल हो जाते हैं। जी अब थोड़ा सा इससे हट के सवाल सर, इस समय बारिश का मौसम है, बहुत सारे वायरल बीमारियां बच्चों को चपेट में ले रही हैं, तो ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें? जो बच्चे साल भर के अंदर के हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो आप आमतौर पे जो पुरानी परंपरा थी हम बच्चों को एक कमरे में रखा करते थे। अब आजकल तो थोड़ा ज़्यादा घूमते खेलते हैं, घूमते क्या पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा घूमते हैं। छोटे बच्चों के बावजूद लोग घूमने से परहेज नहीं करते, पार्टियों में जाने से परहेज नहीं करते, तो एक्सपोजर होता है। अब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो 4 लोगों को कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, तो फिर हम बच नहीं सकते। अभी कुछ दिनों पहले कोविड आया था तो मास्क लगाने की अच्छी परंपरा शुरू हुई थी, फिर वो परंपरा लुप्त हो गई। तो हम अगर मास्क लगाएं तो हम भी नहीं बीमार होंगे, और वास्तव में वायरल फीवर घर में जो बड़े लोग हैं वो बाहर से लेके आते हैं, तो बाहर से हम न लेके आए तो हमारे बच्चों को कहाँ, इसीलिए इसको वायरल कहा जाता है। इसीलिए वायरल कहा जाता है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है, एक से दूसरे को फैलती है, और ज़्यादातर ये खांसने छींकने से होती है, एयर बॉर्न डिजीज है, हवा से फैलती है। तो जिसको सर्दी जुकाम हो वो अपने घर में अपने बच्चों से थोड़ी दूरी बना के रखे, एक तरह से अपने को आइसोलेट रखे, मास्क का प्रयोग करें, और बच्चों को भी लेके भीड़ भाड़ के इलाके में न जाए। बच्चों का खान पान दुरुस्त रखे, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दे, 6 महीने के बाद घर का बना हुआ ठोस आहार निश्चित रूप से बच्चे को देना चाहिए। कई बार लोग ठोस आहार शुरू करते हैं तो माँ का दूध कम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों का फीडिंग कराते ही रहना है, फीडिंग कराते रहना है, और भोजन भी बच्चों को 6 महीने के बाद घर का बना हुआ देना है। अगर उनका सेहत सही रहेगा तो बच्चे इससे बच जाएंगे।
भीड़ भाड़ से बचें, बाहर ले जाने से बचें। नवजात शिशुओं में सर कौन सी गंभीर बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए, नवजात शिशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो बीमारियां जन्मजात होती हैं उनकी चर्चा तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं वो तो ज़्यादातर या तो एयरबॉर्न हुई और ज़्यादातर खान पान से फिर हो जाती हैं। तो खान पान में भी शुद्धता होनी जरूरी है, और जो हवा से होने वाली बीमारियां हैं वो समाज के प्रदूषण से बचना है या वातावरण में जाने से बचना है, तो उससे होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती हैं बच्चों को, जो इन्फेक्शन की बीमारियां, उसमें निमोनिया और डायरिया ये प्रमुखता से आमतौर पे आने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा मात्रा निमोनिया और डायरिया होता है। तो इसमें बच्चे को कैसे बचा करके रखना है? देखिए, निमोनिया से बचने के लिए तो एक तो भीड़ भाड़ से आपको बचना ही है, समुचित टीकाकरण। निमोनिया से बचने के लिए समुचित टीकाकरण का बहुत बड़ा रोल है, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण है। खान पान अच्छा होना चाहिए, अच्छे चिकित्सक की देख रेख में बच्चे को रखें। ऐसा न हो कि निमोनिया होने पर आप गलत ढंग से चिकित्सा लें और बाद में वो कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो फिर आप भर्ती होने की नौबत आ जाए, तो उससे बचें। सही समय से सही चिकित्सा लें। कैसे पहचान करें सर बच्चों को निमोनिया या डायरिया हो गई है? देखिए, निमोनिया जो है ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को सांस की समस्या होती है, खांसी, सांस की गति बढ़ जाती है, हाई फीवर होता है, और बच्चा जो है फिर फीडिंग को रिफ्यूज़ कर देता है। ज़्यादा तेज बुखार होने पर, सांस फूलने पर बच्चा दूध नहीं पीता है, खाना नहीं खाना चाहता। तो हाई फीवर, कफ और रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, ये तीनों है तो निमोनिया की संभावना ज़्यादा। ऐसे में तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। कई बार गलत जगहों पे पढ़ करके लोग स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। तो खांसी और बुखार के साथ अगर सांस की गति बहुत तेज है, या बच्चे के सांस में साउंड, आवाज आ रही है, व्हिस्लिंग साउंड आ रही है, हर सांस के आप सुन सकते हैं, बिल्कुल, तो वो निमोनिया के लक्षण। और डायरिया में तो लैट्रिन जो होती है, टट्टी जो होती है बच्चों की, वो पतली होती है और उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। ये इसलिए खतरनाक है कि इसमें बच्चा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो अगर बच्चा माँ के दूध पर नहीं है, उससे बड़ा है, 6 महीने के बाद का बच्चा, उसको डायरिया हो रही है, तो आप बेहिचक ORS सबसे पहले शुरू करें, उसके बाद डॉक्टर के पास है। यानी ORS की शुरुआत के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क नहीं करना, वो शुरू ही करना है। बिल्कुल, आप ORS शुरू करें और ORS पिलाते हुए डॉक्टर के पास आए। बड़ा कष्ट होता है जब हम देखते हैं कि बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं, सीवियरली डिहाइड्रेटेड है और अभी तक ORS नहीं पिला रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते भी हैं ORS, लेकिन ORS को लेके वो उतने जागरूक नहीं। वास्तव में ORS पे भी जागरूकता भी हम लोगों ने किया था इसके पहले, तो ये बहुत जरूरी है। मतलब घर में बच्चे हैं अगर तो ORS होना ही चाहिए, और ORS की क्या विधि है वो भी लोगों को जानना चाहिए। उसकी क्या विधि है सर, एक बार वो भी थोड़ा सा? ORS की विधि ये है कि ORS को बनाया कैसे जाता है जी। उसके 2 तरह के पैकेट आते हैं। एक पैकेट, बड़ा पैकेट जो होता है वो 1 लीटर पानी के लिए होता है जी। जो छोटा पैकेट होता है वो 200 ml पानी के लिए होता है। तो जो पैकेट जितने ml पानी के लिए डिजाइंड है, उसको उतने ही ml पानी में बनाएं, ये सबसे जरूरी है। और एक पैकेट को पूरा पैकेट एक बार में बनाएं। ORS को कभी फुटकर नहीं बनाया जाता। बनाने के बाद सर कितने देर में वो खत्म हो जाना चाहिए? आपने अगर एक बार बना दिया, उसको ढक के आप रखे हुए हैं, तो रूम टेम्परेचर पे वो 24 आवर अच्छा बड़े आराम से उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद आप उसको, मतलब कमरे में एक जगह रखा हुआ है तो बिल्कुल आप सुरक्षित कहीं भी रखे हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसको फ्रिज में ही रखें जी। अगर वो आपने पीने योग्य जल का इस्तेमाल किया है तो आप 24 घंटे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर A.K. पांडे सर, जिन्होंने बच्चों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, नवजात शिशुओं को सुरक्षित कैसे रखना है, निमोनिया और डायरिया के पहचान कैसे हैं और उनके इलाज क्या क्या है। एक बार आपको बता दें, डॉक्टर साहब जब आप गोरखपुर आएंगे तो रुस्तमपुर ढाले से लगभग 100 मीटर पहले, यानी कि जब आप रुस्तमपुर ढाले से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो 100 मीटर पहले लेफ्ट साइड में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। एक बार आप अवश्य आएं। एक बार जब आप डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि डॉक्टर्स को भगवान क्यों कहते हैं। तो इसलिए एक बार आप, अगर आपके बच्चे को किसी तरह की समस्या होती है तो सर से एक बार आकर के मिले। निश्चित रूप से आप मेंटली और शारीरिक दोनों रूप से संपूर्ण स्वस्थ होकर के जाएंगे और आपके बच्चे को एक बेहतर इलाज मिलेगा। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।